आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 एफएम, हर पल खुशियों भरा। खुद जी लो सबको जीने दो, खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब ओ धरती का दिल क्या बोले धक 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 धक। हेलो हेलो हेलो, आ गई हूँ मैं आपकी आरजे अनुष्का। कैसे हैं? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मंजीरन्स और यंगिस्तान। आपकी आवाज़ यहाँ पे आ चुकी है बहुत ही अच्छे से आप सभी से बात करने के लिए। कैसे हैं आप सभी के हाल और चाल? हाजिर हूँ आज के दिन की चटर पटर लेकर, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ नए नए फैक्ट्स, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ आपके और कुछ हमारी बातें और कुछ लवशों की बातें भी। चलो ये सब बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, जो ऑक्सीजन हम एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, अगर यही प्रोसेस थोड़ा सा उलट पुलट जाए तो सोचिए ना क्या होगा। अरे बाबा भाई साहब, ऐसा सोचना ही क्यों, जो सोच कर ही हमारा मन और दम दोनों सफोकेट हो जाए। सोचिए, वो सब करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज है 5 जून, मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस, और धक धक करती जो धरती है उसकी धड़कन इस बार ना सिर्फ एक ही चीज़ की गुहार लगा रही है, इकोसिस्टम को रीस्टोर कर दो भाई। तो चलिए आज गुलफाम की गलियों में घूमते हैं, पर्यावरण की खुशबू लेते हैं और इसी रिसर्च पर थोड़ी सी और डीपनेस वाली बातें करते हैं, जो हमारे स्टेट के अलावा हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर इस जुनून को कायम रखने से पहले सवाल पूछती हूँ ना, सवाल यही है कि क्या आपके घर में ऑक्सीजन रिच प्लांट है? सोचिए ज़रा, जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन हो, जो दिन रात आप ले सके। सोचिए, थोड़ा सा और ज़ोर दीजिए, और ज़ोर देते देते हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आपके पास में नहीं है तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और आज ही खरीदिए, आज ही लगाइए, क्योंकि आज के दिन का महत्व कुछ अलग ही रहता है। द शो मस्ट गो ऑन। तो ये शो को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो थीम है इन्वायरमेंट डे की, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जो एक ही चीज़ कहती है, ग्रो करो, रीबिल्ड करो, चेंज करो, क्लीन करो, लेकिन हमेशा हरे भरे रहो भाई। इसी जिंदा दिल, जज्बा और जोश को बरकरार रखते हैं, कहीं जाएगा मत। मैं हूँ आरजे अनुष्का और आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 एफएम, हर पल खुशियों भरा। काटे रहने दे, गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। हो काटे रहने दे, गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियाँ पढ़ी, चुन ले कहानियाँ, किताब जोड़ ले। एक ही है जिंदगी तो यारा, पढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू, जगा ले जज्बा, जगा ले तू, जगा ले जज्बा, जगा ले तू, जगा ले जज्बा, जगा ले तू, जगा ले जज्बा।
तो सुस्तियां छुड़ा ले, दबदबा है तेरा, राहों की मुश्किलों से कुश्तियां लड़ा ले। जो होगा सो होगा, होने ते ना घबराना, तू अपनी कोशिश में कंजूसी ना कर जाना। किस्मत की लहरों पे यारा, लेके निकल तो शिकारा, चमकेगा तेरा भी सितारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। जगा ले जगा ले जज्बा है भाई, जज्बा है तो हर काम हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, चलो थोड़ा हैंग आउट कर लेते हैं, लेट्स टेक अ सेल्फी। कहीं पे वोट दे दिया है तो लेट्स टेक अ सेल्फी। और भैया आजकल मास्क का ज़माना है, मास्क पहनना है तो भी सेल्फी लेके मास्क पहनो, और वैक्सीन लिया है तो सेल्फी लेके अगर प्रचार नहीं किया तो भाई क्या किया तुमने वैक्सीन लेकर। वैसे आज का यही ज़माना है और यही सब करने में मज़ा आता है। यही तो होती है ना कि छोटी छोटी खुशियों में हमारा पूरा संसार बन जाता है। और इसी संसार की एक छोटी सी कहानी आज आप सबके सामने में रखना चाहती हूँ। कहानी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ, क्योंकि इसने ऐसी हिस्ट्री दर्ज की है कि ये आपको अगर ना बताऊँ तो ये आज की हिस्ट्री ना अधूरी रह जाएगी। जैसे हमेशा कहती हूँ, हिस्ट्री ना तो रिवेंज लेने के लिए होती है, ना तो रिपीट करने के लिए होती है तो एक रिमाइंडर की जैसे कि हमें हमेशा एक अलार्म क्लॉक के जैसे याद दिलाए और हम आगे बढ़ते जाए। जब मैं संसार की बात करती हूँ, इस दुनिया की बात करती हूँ, इनफैक्ट इस भारत के बारे में बात करती हूँ, तो इस भारत में एक ऐसा स्टेट है जो टोटली ऑर्गेनिक फ्री है। यूँ तो हम कहते हैं कि कोई साबुन में 99.9% 1% का जर्म्स रह जाता है या 0.01% का जर्म्स रह ही जाता है, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल 100% है भाई, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्किम। वो 7 बहनें जो हमारे पूरे भारत के बिल्कुल कोने में रहती है, उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा स्टेट है सिक्किम, जहाँ पे ये बताया गया है कि 100% ऑर्गेनिक तरीके के वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, टोटल ऑर्गेनिक, कोई भी फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। एक समय था भारत में जब उस समय भूखमरी की जो समस्या थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, और उसी के चलते ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, और इसके बारे में हम सबको पता है। लेकिन उसके आने के जो 3 मेजर फैक्टर्स थे कि उसके साथ साथ जो हम लोग खाते हैं, जो ज़मीन रहती है उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, तो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। दूसरी चीज़ थी मॉडिफाइड सीड्स, जो ओरिजिनल नहीं मॉडिफाइड करके यूज़ किए जाते थे, वो वाले सीड्स यूज़ किए गए। ये 2 चीज़ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत अच्छे से तरक्की की और चकाचौंध हो गई रातों रात। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये भी मिला कि एक तरफ तो हमारी जो प्रोडक्शन थी वो तो बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ में जो सॉइल थी ना वो थोड़ी सी इनफर्टाइल हो गई, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल हो गई, और साथ साथ में पानी को भी दूषित कर दिया। भाई जहाँ पे ऑर्गेनिक की बात हो वहाँ पे नुकसान ना हो, ऐसा ही चीज़ हमें कर लेना चाहिए, और इसीलिए ये ऑर्गेनिक इज़ बैक विद अ बैंग, वो भी बहुत ही हाई डिमांड में। क्योंकि जो भी किताबी बातें हम बचपन में पढ़ते आते थे ना कि सॉइल एरोजन नहीं होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, रेन हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, तो भाई ये सब का तोड़ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। अब सॉइल एरोजन को कम करना है तो जितना हो सके हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो यूज़ कर लेना चाहिए, ऐसा हमारी हिस्ट्री टीचर ने हमको बताया था। क्योंकि हम जितना ज़्यादा वो करेंगे ग्राउंड वाटर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और पानी की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे यही वाला पानी बहुत चीज़ों में काम आ सकता है। तो भाई बारिश की बूंदों का जो मौसम है वो भी धीरे धीरे आ चुका है, और आपने भी ये बारिश की बूंदें चख ली होगी, तो इसमें देर किस बात की, थोड़ा घर से बाहर निकलते इस बारिश की बूंदों का मज़ा और भी अच्छे से लेते हैं। स्टे ट्यून फॉर अ स्पेशल रेसिपी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। मैं हूँ आरजे अनुष्का और आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके बस जरा रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके बस जरा झड़ी बरखा की लड़ी बूंदों की लड़ी बूंदों की टूट के ऊपर से रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे पहले प्यार की पहली बरखा कैसी आस जगाए बारिशें पीने दो मुझको मन हरा हो जाए प्यासी धरती प्यासे अरमा प्यासा है आसमां भीगने दो हर गली को भीगने दो जहां अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके बस जरा रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे लाज बदरी की बिखर के मोती बन झर जाए भीग जाए सजना मेरा लौट के घर आए दूरियों का नहीं है मौसम आज है वो कहाँ मखमली सी ये फुहारें उड़ रही है यहाँ अब के सावन ऐसे बरसे बह जाए रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन जिया न तरसे झपके बस जरा रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे झड़ी बरखा की लड़ी बूंदों की लड़ी बूंदों की टूट के ऊपर से रुत सावन की घटा सावन की घटा सावन की ऐसे झपके बरसे झड़ी बरखा की लड़ी बूंदों की लड़ी बूंदों की टूट के ऊपर से वेल जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बस टूट पड़े, बाहर की तरफ जाए और हैंग आउट करने लगे। इसलिए तो गुलफाम मियाँ के साथ इस गुलफाम की गलियों में आरजे अनुष्का पहुंची है ईट स्ट्रीट की उसी गली में, ताकि आपके साथ में कोई अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करे। लेकिन रेसिपी से पहले एक बात बताओ, जब भी ये बारिश का मौसम आता है ना तो कुछ लोगों के ना जो टेस्ट बड होते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं वो लोग कि ठंडी के मौसम में गर्म खाते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडा खाते हैं, क्यों ना इसका अपोजिट करते हैं। बारिश के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए, कुछ ठंडा ठंडा पी जाए। और इसी में याद आ जाता है दही का नाम, जो छाछ के रूप में कोई पी लेता है, कोई लस्सी होता है भाई। और किसी फ्रेंड्स को अगर हैंग आउट करना है तो चाट पकौड़ी खाने के लिए चले जाते हैं, और वो भी
बिना दही के मज़ा नहीं आता। और भाई शादी का भी मौसम चल रहा है, तो शादी के मौसम में दही रायता भी खा लेते हैं। ये दही हर जगह कहीं ना घुसी जाती है, इसलिए शायद कहते हैं कि कुछ कही है कुछ अनकही है, दिमाग का कर दिया किसी ने बहुत बड़ा दही है। अब ये कितनी इम्पोर्टेंट है इस दही की, ये शायद दही भी खुद नहीं जानती है, क्योंकि हम कुछ अच्छा करने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं भाई दही खाओ, और कहीं पे स्कूल में अगर हेडमास्टर को परेशान किया तो भाई वहाँ पे भी बातों का दही खाना पड़ता है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप में से कई लोग ये बातें सुन चुके हैं कि दिमाग का दही मत कर यार। चलो आज एक काम करते हैं, दही तो बहुत खा लिया, आज दही को थोड़ा शाकाहारी बना देते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये शाकाहारी दही क्या होती है? भाई बंधु हमारे मंजीरेंस, आप भी जितना बेसब्र है हम भी उतना बेसब्र है आपको बताने के लिए। लेट्स नो द रेसिपी ऑफ अ वीगन कर्ड, एक ऐसी दही जो बिल्कुल शाकाहारी है, प्लांट बेस्ड है। तो इसमें ज़रूरत क्या होगी? मेन इंग्रेडिएंट इसमें मूंगफली के दाना है भाई, वही मूंगफली का दाना जिसको रात भर हमको भिगो के रखना है कुछ 8 घंटे, और अगर अगले दिन सुबह उठते हैं या फिर 8 घंटे हो जाते हैं, बेस्ट है कि इसको ओवरनाइट हम सोक करके रखें। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो करना क्या है भाई, सिंपल सा प्रोसेस है। इसको धोना है, मिक्स करना है, मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड करना है, और 2 या 3 बार उसको छानते रहना है, और उसी पेस्ट को 2-3 बार पानी डाल कर पीसते रहना है। उसमें से जो मिल्क निकलेगा ना, ट्रस्ट मी, एक हाई प्रोटीन मिल्क है जो आप पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, और प्रोटीन की जो कमी होती है ना वो भी ग्राउंडनट आराम से पूरी कर देता है। और इसी दूध को आप स्मूथीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, शेक्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी बनाने में भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर चाय पीने का बहुत मन कर रहा है तो इस दूध से चाय भी बना सकते हैं। और दही बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसी दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करना है, और तब तक बॉईल करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने के बाद में इसको साइड कर देना, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। और आपके पास में 2 चीज़ होनी चाहिए, एक हरी मिर्ची और एक लाल मिर्ची। अगर आप लाल मिर्ची की जो डंडी है उसको यूज़ कर रहे हैं तो 20 घंटा उस दही के अंदर डाल के रख दीजिए। लेकिन अगर हरी मिर्ची की डंडी यूज़ कर रहे हैं तो उसको 14 घंटे तक डाल के रख दीजिए। लीजिए, आपकी दही एकदम तरोताज़ा तैयार हो जाएगी। हाई प्रोटीन तो रहेगा, वीगन रहेगा, प्लांट बेस्ड रहेगा, और वो शाकाहारी भी बन जाएगी। तो अगली बार जब डांट पड़े ना तो अपने सर से ज़रूर पूछ लेना कि दिमाग में कौन सी दही जमा दिया है सर मैंने, गाय की दही है, भैंस की दही है, या फिर ये मूंगफली की दही है। उसके बाद का जो रिएक्शन है ना, उसके बाद आपने क्या खाया है उस हेडमास्टर से, वो रिएक्शन भी हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हम हंसेंगे कैसे भाई। हंसना भी तो बहुत ज़रूरी है। कीप लिसनिंग टू गुलफाम की गलियों में विद मी आज अनुष्का, ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM। दिस सॉन्ग इज़ फॉर ऑल द पीपल जो इस बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए और मिट्टी की बहुत सुंदर सी खुशबू भी लीजिए। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, चलिए चल मुड़िए सजना, चल मुड़िए बंदिया, चल मुड़िए उस राह जिथे वसदी, जिथे वसदी, जिथे वसदी खुदाई। जदों अंबरां बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। जहाँ जद कोल सी ना कदर ना मोल सी, छड्डिया है अपने ही वेड़े।
मुल्क पराए ने करा दे किराए ने खोले अपने सी जेड़े ओ कला लभदा फिरा दिन रात लभदा फिरा तेरा साथ साइयां करा दे मुलाकात जिथे वसदी जिथे वसदी खुदाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों मेरे शहर नू जांदे देखा गैर नू जांदियां सी मेरी भी सदावां बैठा किन्नी दूर मैं होके मजबूर मैं रब्बा तेरी किद्दां दी सज़ावां एक सुन ले आवाज़ एक पूरी कर दे मेरी आस एक मन जारदा उथों ना मुड़ के उथों ना मुड़ के उथों ना मुड़ के बुलाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों अंबरा बरसया पानी जदों अंबरा बरसया पानी पानी पानी, बस इसी के बारे में बात हो रही है और यही बात करते करते हम आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, वो ये है कि ट्रस्ट, हम कहते हैं ना कि हम चेस खेल रहे हैं, ये शय है, ये मात है, चेकमेट, ये सब किस्सा हो जाता है। अब चेस की सबसे खास बात यही तो होती है कि हम चाल तो चलते हैं, लेकिन हम करते करते क्या करते हैं, हम अपनी टीम के मेंबर्स को कभी भी काटते नहीं हैं। और यही हमारी ज़िंदगी का सच है कि हम compete तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने हैं, हमारे अपने हैं, हम उन लोगों के साथ में compete करते हैं, हम उनके अगेंस्ट कोई भी चाल नहीं चलते। और यही किस्सा हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट हम लव में लेके आ जाते हैं, प्यार के चलते हमारे अंदर में जो ब्लाइंड ट्रस्ट आ जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या वैल्यू रहती है। क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक के नाम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट ही रहता है जो उस बॉन्ड को हमेशा बना के रखता है। और कहते हैं ना कि अगर वो ट्रस्ट टूट जाए, वो बॉन्ड टूट जाए, तो भले ही वो ट्रस्ट वापस क्रिएट कर देंगे, लेकिन उसमें जो गांठें रह जाती है ना, वो वैसी की वैसी रह जाती है। और जितने बार फिर हम उस बॉन्ड को टच करते हैं, उस बॉन्ड को जितने बार देखते हैं, तो हमें वो गांठ ज़रूर नज़र आती है कि ऐसा कुछ हुआ था। इसलिए जो शब्द रहता है ना रिलेशनशिप में, ट्रस्ट नाम का, ये इतना प्राइसलेस है कि हमारे यंगिस्तान भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। और हमारे गुलफाम मियाँ भी कुछ कम नहीं हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी। क्या कहते हैं गुलफाम मियाँ आप इस बारे में? मोहतरमा जी, बात कुछ हमारे ज़माने की है या आपके ज़माने की है, एक ही है कि लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मैं बताऊं, मुश्किल ये है कि भरोसे पे शक है और अपने शक पे भरोसा है। यही कहानी है जो आज के समय में चल रही है कि लोग भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन भरोसा किस पर? अपने शक पर, कि शायद हमारे पीठ के पीछे में कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं। मैं जितने भी हमारे श्रोता हैं ना, उन सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी हम इस बारे में सोचते हैं ना कि
क्यों ऐसा हो रहा है कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो रहा है, उसका रीज़न ये रहता है कि हमारे मन में जो शक रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत हावी हो जाता है। ट्रस्ट जेन्युइनली सबको एक साथ लेकर चलने का एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, इसने मुझे कुछ बोल दिया है तो शायद मेरे बारे में जो बुरा बोल रहा है वो मेरे बारे में बुरा कर भी सकता है। लेकिन नहीं, एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में रहता है जो शायद दुनिया में मुझे बहुत बुरा बोल रहा होगा, बहुत बुरा बोल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा। एक छोटी सी कहानी है ट्रस्ट की। एक ट्रस्ट एक पिक्चर के जैसी होती है, जिसकी रहती है ना एक छोटी सी बिगिनिंग रहेगी जो बहुत अच्छी रहती है। उसमें कॉमेडी भी रहता है, फन भी रहता है, एक्शन भी रहता है, ड्रामा भी रहता है, सस्पेंस भी रहता है, थ्रिल भी रहता है, पूरा पैकेज एक ट्रस्ट। लेकिन उसकी जो एंडिंग होती है ना वो हमेशा हैप्पी ही होती है, या फिर हम कहें उसकी बिगिनिंग हमेशा हैप्पी ही रहती है। सोचना अपने नज़रिए पे है कि जो ट्रस्ट है हमारे रिलेशनशिप में वो किस तरीके से काम कर रहा है। भाई अपने इस ट्रस्ट को हम संवारेंगे तभी तो हमारी ज़िंदगी संवरेगी, हमारा रिश्ता संवरेगा। तो इसको रिश्ते को संवारते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, कहीं जाएगा मत, क्योंकि आज की युवा मंडली में हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं आज के ही दिन को लेकर कुछ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। मैं हूँ आरजे अनुष्का और आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजीरा। भाई हर पल खुशियों भरा। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। खटखटा रहा है किसका रूप है, शरारतें करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया, ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया। कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया, इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं।
हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। एग्जैक्टली हमें अपने ज़िंदगी के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में इस पर्यावरण को भी संवारना है। संवारेंगे तभी तो ज़िंदगी संवरेगी। और इसीलिए आज की गुलफाम की गलियों में की जो युवा मंडली बनी हुई है, जमी हुई है, उसमें हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है बीदर से मिस्टर महेश, जो एक BCA ग्रेजुएट है। लेकिन भाई साहब वंडर तो ये है कि भाई साहब आजकल ग्रेजुएशन करने के बाद में इस कंप्यूटर की दुनिया को छोड़कर एक ऑर्गेनिक की दुनिया से ही जुड़ गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ में जो महेश जी हैं, पहले तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंजीरा के स्टूडियो में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी महेश जी, वैसे तो है कंप्यूटर की दुनिया के, कंप्यूटर चलाने वाले, कीबोर्ड चलाने वाले, बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट की दुनिया के, लेकिन ये सडनली किसानों की दुनिया या खेती की दुनिया से आप कैसे जुड़ गए? कैसे आपका किस तरफ से ऐसा झुकाव बन गया कि आप ये सब आगे जॉब करने के अलावा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि ये किसानी बहुत पहले से ही, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में देखा हुआ है कि कैसे खेती करते हैं और खेती से पहले से बचपन से जुड़ाव रहा हुआ है। अच्छा। और माता पिता और हमारे जो भी गांव के लोग हैं वो सब जिस प्रकार से खेती करते और आनंद जो उनको मिलता था वो महसूस करके एक अंदर से प्रेरणा आती थी कि कि ये जीवन, मतलब गांव में जितना खुली हवा, खुला पर्यावरण हमें मिलता है, उस पर्यावरण में जो आनंद, उन चीजों का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता था। और यही एक जुड़ाव बन गया और एक प्रेरणा बनी कि हमें इसमें ही अपने आप को अच्छा बनाना है। और ये प्रकृति से जुड़े रहना पहले से ही मुझे बहुत अच्छा लगता रहा है। जी, क्योंकि वो लगता भी है, प्रकृति से आप जुड़े रहते हैं, इसलिए हर चीज़ प्रकृति को प्रकृति से जोड़ने के लिए आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये भी हमने काफ़ी दोस्तों से सुना है इस युवा मंडली में। वैसे तो आज पर्यावरण दिवस है, आप बखूबी जानते होंगे। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा जी, कि जैसे किसानी के बारे में पहले से बुजुर्गों से कहा हुआ है कि खेती एक उत्तम पर्याय माना गया है। जैसे खेती को उत्तम व्यवसाय माना है, मध्यम को माना व्यापार को कहा गया और नीच नौकरी को कहा गया। तो पहले के जमाने में मेरा एक किस्सा है, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, जब वो आज से 70-80 साल पहले की बात, करीब 60 साल पहले की बात होगी, वो कहते थे कि जब वो 7th स्टैंडर्ड पास हुए तो उनको माना ऑफिसर्स ढूंढते आए कि ये व्यक्ति यहाँ 7वीं कक्षा पास हुआ है, उनको नौकरी पर ज्वाइन कराना है। अच्छा। तो उनको पकड़ करके लेकर के जाने के लिए वो लोग आए थे। अच्छा। और हमारे पिताजी कहते थे कि मैं 7 दिन तक घर में छुप कर रहा, लेकिन गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनको एनकरेज किया कि आप नौकरी करो। सभी भाई तो खेती करते, कोई घर बांधने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करते, तो तुम नौकरी करो। तो ऐसे कहने के बाद वो नौकरी पर ज्वाइन हुए। उस समय उनको 20 या 25 रुपए का सैलरी मिलता था, फिर भी उनको वहाँ मन नहीं लगता था। कहाँ कब मैं खेती को देखूं, गांव में आ जाऊं, ऐसे उनको लगता था। और वो हमको बताते थे और ये बात बहुत अच्छी लगती थी। वही बात आपको शायद विरासत में मिली है, इसलिए आपका दिल अभी भी खेती से बखूबी जुड़ा रहता है। और शायद आपको कोई जोर जबरदस्ती करके नौकरी पे तो नहीं खींचता होगा, क्योंकि आपका पूरा समय शायद खेती में ही जाता है। वैसे महेश जी,
एक बात तो है कि आज तो पर्यावरण दिवस है और बहुत अच्छे से आप जानते ही हैं, लेकिन आप आज के दिन में ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा उसका योगदान होगा या कुछ अच्छी बात होगी जो आप पर्यावरण के लिए दे सकते हैं आज के दिन में? हाँ, पर्यावरण हमारे लिए बहुत कीमती है। आज सारी सरकारें भी इसको मना अच्छा करने के लिए जुटी हुई है। पर्यावरण एक नेचुरल गिफ्ट है जी। जिसको आज के दौर में हम गिफ्ट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां फैली हुई है और एक भयावह स्थिति आज बनी हुई है। तो ऐसे में हमें अपनी अवेयरनेस से पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हम अब यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हम हर चीज तो नहीं, लेकिन शुरुआत तो की है। जी। जैसे पंछियों को हम दाना पानी रखते हैं जी। और वो पंछी जब प्यासे भूखे आते हैं और वो पानी पीते हैं, दाना खाते हैं, तो उनका जो चहचहाट हम सुनते हैं, उनका मुक्त विहार करना, ये सब देख करके बहुत आनंद आता है। आनंद ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जिनके लिए आपने पानी और खाना रखा है अगर वो खा के जाए तो दिल को बहुत सुकून भी मिलता है। और एक और चीज़ है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल हम सुन रहे हैं और हमने ये भी सुना है कि कई लोग हैं जो घर घर में इस चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे ज़्यादा सुनने में नहीं आता है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ में लोगों का जो टर्निंग आना चाहिए वो फुल्ली आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके लिए काम तो कर रही है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में क्यों होनी चाहिए? और कई लोग ऐसे भी हैं इस युवा मंडली में जो इस बात से अवगत नहीं है कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे तो हमारी भी शायद थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए इसके बारे में। जी बिल्कुल। पिछले 3-4 साल से 5 साल से कहो, मुझे भी ज्यादा जानकारी इसकी नहीं थी, लेकिन एक घटना ने मुझे इसकी तरफ प्रेरित किया, बहुत ज्यादा प्रेरित किया। जब मैं महाराष्ट्र में था तब स्वच्छता की एक मुहिम चली थी। कुछ लोग ग्रुप बना करके घर घर गली गली स्वच्छ कर रहे थे। और ऐसे एक प्रोग्राम में मैं गया, तो वो प्रोग्राम था स्मशान भूमि में। हाँ, शमशान भूमि में। हाँ, स्मशान भूमि में वो प्रोग्राम था और उसका नाम स्वच्छता का जागर। ओके। वो उस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। उसमें वो ग्रुप जो था, वो ग्रुप ने बहुत अच्छी तरह से स्मशान भूमि में पेड़ पौधे लगाए और उस पर बहुत अच्छे कोटेशंस लगाए हुए थे। ओके। और कोई भी माना अंतिम यात्रा के लिए लोग आते थे तो वो रोना भूल जाते थे। और ये सब देख करके इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे और उस पर जो कोटेशंस लिखे हुए थे, जीवन और मरण तक पर्यंत जो जीवन में होता है, क्या करने से हमें हमारी अंतिम यात्रा सफल होगी, ये जो लिखा हुआ था वो बहुत दिल को मना बहुत लगता था। और वहां से ही एक प्रेरणा मिली और थोड़ा सा ज्यादा लगन इसमें लगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जैविक खेती ये एक माध्यम आज सबके लिए बहुत आवश्यक बना है, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं, एक जैविक खेती और दूसरा है रासायनिक। जैविक खेती को हम बाहरी मतलब पारंपरिक रीति से नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। उसको दूसरी भाषा में सेंद्रीय बोलते हैं, महाराष्ट्र में सेंद्रीय खेती भी बोलते हैं जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर सारी नेचुरल चीजों को यूज करके, जैसे अब एनवायरनमेंट में जो भी नेचुरली हमें मिलता है उन सब चीजों को खेती के लिए यूज करके खेती की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जीव जंतु जो भी एनवायरनमेंट में है, बैक्टीरियाज है,
जो खेती की उर्वरकता को बढ़ाते हैं उसको हम पोषण देते हैं और वो खेती का उत्पादन बढ़ाते हैं। क्वालिटी का जो धान है हमें मिलता है। अच्छा। इसमें इसी को जैविक खेती कहते हैं। दूसरा है रासायनिक खेती, जैसे जिसमें केमिकल यूज किया जाता है। केमिकल यूज करने से आज तो हम देखते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या इफेक्ट है इसके। आज हम सभी जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं वो उसी के देन है। इसलिए हमें जागरूक रहना है और जैविक खेती की तरफ हर एक को जुड़ना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति का संवर्धन करना ही हमारे लिए आज समय की मांग बनी है। एग्जैक्टली वो तो हम सभी को अपना हाथ से हाथ बढ़ाएंगे तभी इस प्रकृति की बचाव हम कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा तोहफा हम प्रकृति को देख सकते हैं। हम क्या दे, प्रकृति हमें इतना अच्छा तोहफा देती है, हम तो शायद सिर्फ कुछ चंद चीज़ ही उसको रिटर्न में दे सकते हैं। महेश जी, इसके बारे में तो हमको नॉलेज मिल गई है। मेरे को एक और बात आपसे पूछनी थी कि जो भी हम जैविक खेती करते हैं क्या हम घर घर में कर सकते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पे तो लोग करते हैं, अगर घर से उसकी शुरुआत करनी है तो किस चीज़ की हमको बचत करनी चाहिए? क्योंकि हम ऐसा सुनने में आता है ना कि स्वच्छता अभियान में गीला कचरा का अलग डब्बा होना चाहिए और सूखे कचरे का अलग डब्बा होना चाहिए। तो क्या ये जो गीला कचरा हम घर में जो सब्जियां कटती है उसके छिलके रहते हैं, क्या ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में ही आता है? हाँ, ये सारा जो वेस्ट है जी, चाहे आप जैव वनस्पति या फिर वेजिटेबल्स का जो भी वेस्ट है वो तो बहुत अच्छा मैन्योर बनता है। उसको हम एक गड्ढे में डाल करके उसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। अच्छा। या फिर उसको दूसरे तरीके से भी डिकम्पोज करके हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं। घर घर में भी जितना वेस्ट हमें मिलता है उससे भी हम उसका इस्तेमाल करके एक अच्छा मैन्योर बना सकते हैं। जी जी जी। महेश जी, मैं आपसे दो पहेली पूछना चाहूँगी। थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को, इस वार्तालाप को थोड़ा सा फ़नी बना देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं भी दे सकते तो भी थोड़ा सोच विचार करके दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और आपके घर में रहती है? जी, फिर से दोहराइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है लेकिन आपके घर में रहती है? समुद्र में पैदा होती है और घर में होती है। जी। नमक। ओके, वो तो बैंग ऑन था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और चीज़ है, एक और छोटा सा प्रश्न है जो फ्री है आउटसाइड में लेकिन हॉस्पिटल में पैसों में मिलती है। फ्री है, बाहर आपको फ्री में मिलेगी लेकिन हॉस्पिटल में उसको पैसे से लेनी ही पड़ेगी। जो आज की डिमांड भी है। दवाइयाँ। पैंडेमिक की सबसे बड़ी डिमांड आज के समय में कहीं ना कहीं इसकी शॉर्टेज हो रही है। जो फ्री में तो मिल जाती है बाहर में, लेकिन हॉस्पिटल में कंपलसरी इसके लिए पैसे डालने। एग्जैक्टली। महेश जी, हम आपके साथ में वार्तालाप एंड करें जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। एंड करने से पहले फिर भी हम एक चाहेंगे कि आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनका झुकाव धीरे धीरे कैसे भी करके इस खेती की तरफ में ज़रूर बढ़े, और अगर ना भी बढ़े तो भी वो अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने स्टेट को या फिर इनफैक्ट हम कहें इन ब्रॉडर वे इंडिया को एक ऑर्गेनिक कंट्री बना सकें। कोई एक स्पेशल मैसेज है जो आज के दिन में आप देना चाहते हैं हम सभी को? जी बिल्कुल, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर गांव की संख्या बहुत ज्यादा है और गांव में या फिर भारतीय लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, जिसको सभी बिजनेस का जो आधार है वो है कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियसली कृषि में हमें कुछ करना बेहद जरूरी है। आज के दौर में जिस प्रकार से जितनी भी बीमारियां आज हो रही हैं,
और बेरोजगारियां, बीमारियों के साथ साथ बेरोजगार भी बढ़ रही है। तो जैसे कहा, बुजुर्गों ने कहा कि ये खेती उत्तम खेती, जी। मध्यम व्यापार और नीच नौकरी कहा। तो आज के समय में इसको रिवर्स करना, मतलब इसी पहलू को लेना बहुत जरूरी है। उत्तम खेती को पहला प्राधान्य देना आज की मांग है, क्योंकि हमने रासायनिक खेती करके विज्ञान तो बहुत अच्छा, विज्ञान की देन है, लेकिन रासायनिक खेती करने से जो हमको आज प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण या फिर नेचुरल, जमीन जी इनफर्टाइल सॉइल भी मिल रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से। और उसकी वजह से जो भी बीमारियां और नेचर में जो इम्बैलेंस है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों का अगर चीजों को ध्यान में रखते हैं तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने घर में जितनी भी जमीन है, चाहे 1 बीघा 2 बीघा या फिर घर में जो आंगन है, वहाँ पर आप ये नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटे पैमाने पर शुरू कीजिए, और जितना हम करते जाएंगे उतना आनंद मिलता जाएगा, और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके हेल्थ को भी बहुत बेनिफिट देगा। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं। प्रकृति से जुड़ने से प्रकृति तो देती है, तो जो उससे जुड़ेगा वो देती ही जाएगी आपको, चाहे शरीर को तंदुरुस्ती देगी, आनंद मिलेगा और मन हेल्दी रहेगा, तन हेल्दी रहेगा, रोगों से दूर रहेंगे, और आपको देख करके कई युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। आज ऐसे बहुत सारे युवाओं को हम देखते हैं जो आज ये नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती को अपना करके करोड़ों उन्होंने अपना बिजनेस ही बना दिया है। एक प्रेरणा बने हुए हैं। तो इसलिए मैं उनको यही कहूँगा कि छोटे पैमाने पर आप इसको लागू कीजिए और फिर अपने जीवन में खुशहाली लाइए। जैसे आज ऑक्सीजन की कमी सब तरफ एक बहुत बड़ी इशू बन गया, भारत के लिए तो बहुत बड़ा एक धक्का ही है। तो उसके लिए पेड़ पौधों का संवर्धन करना और उसको जितना हम लगा सके जिससे ऑक्सीजन की बढ़त हो सके, और जितना हम नेचर की तरफ में झुकाव करेंगे कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन का जो हल है वो भी हम सबको मिल ही जाएगा। यही मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, जो आज के दिन में खास हमारे साथ जुड़े, अपने सारे विचार हम सबके सामने में रखे, शेयर किए, जो हम भी उससे इंस्पायर हो और आगे जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं उसकी नॉलेज भी दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने जो भी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। एक चीज़ और महेश जी, वैसे तो आप बहुत ही कृषि प्रधान देश के बारे में जो बात कर रहे थे, जैसे आपका झुकाव खेती की तरफ है, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी फरमाइश है गीत की जो आपको प्रेरणा देती है या आज भी बहुत सुनने का मन करता है वो गीत? मेरा ये गीत बहुत अच्छा, बहुत पहले सुना हुआ है और आज भी मैं सुनता हूँ, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आज की परिस्थिति को देखते हुए मन उस चीज को, जैसे आज जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों को देख करके ऐसे वैराग्य आ जाता है कि ऐसा लगता है कि कभी कोई अच्छी दुनिया होगी जहाँ पर हम सुकून से रहे होंगे। तो वो गीत में उसका वर्णन है। वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गीत की 2 लाइन, शायद ये सोने की दुनिया होगी, शायद इस गीत के बारे में आप बात कर रहे हैं। सोने की, हाँ यही गीत है, सोने की दुनिया होगी, जी देवता होंगे लोग, ये इसका वर्णन है उसमें। बहुत अच्छा लगता है वो गीत। तो चलिए ना, एक काम करते हैं, आपके साथ में हम भी इस गीत को आज सुन ही लेते हैं कि ऐसी कौन सी दुनिया के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आप बहुत दिल से चाहते हैं कि वो दुनिया जल्दी से जल्दी आ जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं और मंजिल साहब सभी ने जिसने भी अभी तक ये बातें सुनी हैं, कहीं ना कहीं हम इससे इंस्पायर होते हैं। तो बिना कोई देरी के जानते हैं कि इस गीत में ऐसी कौन सी खास बात है। मैं हूँ आरजे अनुष्का, बने रहिएगा गुलफाम की गलियों में ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन गुड बाय बोलने से पहले जो सवाल का जवाब है वो भी तो देना पड़ता है ना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक का समय था और पैंडेमिक ने भले ही जो जल प्रदूषण हो या हवा पोल्यूशन हो, जो भी है, इस सब चीज़ों को थाम के रख दिया था और प्रकृति ने अपने आप को जैसे तैसे करके हील कर लिया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ऐसे कौन से प्लांट्स है जो ऑक्सीजन से इतने भरपूर है कि हमें डेफिनेटली उसके आसपास या तो रहना चाहिए या डेफिनेटली उसको अपने घर में रखना चाहिए। द आंसर इज सिंपल, और जितना जल्दी हो सके इस प्लांट्स को आज ही लेके आइए, आज ही घर में लगाइए। एंड द रूल इज़ ओनली वन थिंग, द मोर द बेटर। जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। मनी प्लांट है, तुलसी है, स्नेक प्लांट है, बैम्बू पैम है, एलोवेरा है, ये सब ऐसे प्लांट्स है जिसमें ऑक्सीजन कूट कूट के भरा हुआ है। और इसकी खासियत ये रहती है कि ये स्ट्रेस तो कम करता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक स्पेशल प्रोसेस इनका ये रहता है कि आजकल जो हवा में टॉक्सिन्स रहती है या जहरीली गैस रहती है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और जो भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। तो भाई ऑक्सीजन तो घर बैठे अगर हमें मिल सकता है तो हम आज के दिन में इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्यों ना इसी ऑक्सीजन को अपने घर में लेकर आए और कार्बन डाइऑक्साइड को टाटा बाय बाय कह दें। अगर वो कहना है, वो करना है, तो भाई
थोड़ा सा उठना पड़ेगा, हमको भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि हम भी इस शो से थोड़ा रुखसत ले और ताकि अगले सफ़र में आपके साथ में एक नई मुहिम के साथ में जुड़े। तो बने रहिएगा, ऐसे ही सुनते रहिएगा रेडियो मंजीरा। मैं हूँ आरजे अनुष्का। इस गाने पे थोड़ा डांस कर लीजिए, नाच लीजिए और ज़रूर खरीदिए आज के दिन में इन प्लांट्स को, ताकि इस पर्यावरण दिवस में हम इकोसिस्टम को जितना हो सके उतने अच्छे से रिस्टोर कर सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अप्लाई कीजिए, इस प्लांट्स को लेके आइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, जितना हो सके नेचर की तरफ अपने आप को झुकाइए। नेचर है तो हम हैं। टाटा, बाय बाय।